हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप एक कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसी संस्था जो देश में सामाजिक और राजनीतिक न्याय के संबंध में, उसके आदर्शों की स्थापना के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय देती हो और पूरे देश में इसकी स्थापना भी करती हो। लेकिन 75 सालों के इतिहास में उस संस्था के स्वयं के प्रशासनिक पदों में किसी भी प्रकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण ही ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अब अपने यहां प्रशासनिक व्यवस्था में, अपने प्रशासन में लागू करेगी आरक्षण की सुविधा। यह फैसला देखने में इतना छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन यह बहुत बड़ा है। वास्तव में यह फैसला भारत की सामाजिक न्याय और समानता की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट, जो अक्सर संवैधानिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है और सभी लोग इसे मानते हैं कि यह संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण कर रहा है, अब अपने अंदर झांकते हुए उसने उन्हीं सिद्धांतों को अपने में लागू किया है और यह इस नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आपको इसी संदर्भ में पूरी जानकारी देने के लिए है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक घोषणा क्या की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या यह घोषणा है। उसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आरक्षण क्यों नहीं दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इस आंतरिक नीति का, ये जो नीति बनाई है आरक्षण की, इसका महत्व क्या है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में इसके निहितार्थ क्या हैं। इसके साथ साथ इसके व्यापक संदर्भ में हम एक बार यह भी देखना चाहेंगे कि SC और ST आरक्षण के संदर्भ में हाल फिलहाल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या रहे हैं। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम आपको देते हैं यूपीएससी के लिए, जिन्हें आप हल करके कमेंट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता रहा हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसे ज्वाइन करके आप अपने PDFs प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यह घोषणा क्या है, यह ऐतिहासिक घोषणा है क्या। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक घोषणा को जानने के लिए देखते हैं कि क्या घोषणा करी है सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यह 24 जून 2025 का सर्कुलर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन अधिसूचित यह किया है कि अब कोर्ट की कर्मचारियों की भर्ती में SC और ST का आरक्षण लागू होगा, यानी कि भर्ती और पदोन्नति में SC और ST का आरक्षण लागू होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यह सीधी नियुक्ति में और प्रमोशन में, दोनों में यह प्रक्रिया लागू होगी, दोनों में यह लागू होगा। और आरक्षण का जो स्तर है, जो परसेंटेज है, अनुपात है, वह वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए है, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%। इसके साथ साथ पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने संगठनात्मक ढांचे में इसे शामिल किया है और साथ ही साथ यह कदम लंबे समय से उठाए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन न्यायपालिका अभी तक नहीं कर पाई थी और अब न्यायपालिका ने इसको एक महत्वपूर्ण निर्णय के तौर पर लागू किया है। देखिए, यह ध्यान रखिएगा कि यह जो घोषणा है, यह बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है। अब लगभग 15% SC और 7.5% ST जातियों को जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों में, तो लगभग 22% पद इन समुदायों 22.5% पद इन समुदायों के लिए आरक्षित रहेंगे। दूसरी खास बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इस बात पर कंफ्यूजन है कि क्या यह आरक्षण जजेस के लिए है। नहीं, यह गलत है। यह आरक्षण जजेस के लिए नहीं है, यह आरक्षण जुडिशियल पोस्ट्स के लिए नहीं है। ये जो बाकी प्रशासनिक पद होते हैं उच्चतम न्यायालय में, उनके लिए है। तो ये बाकी प्रशासनिक पद का क्या मतलब है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो 5% के आसपास होते हैं। बाकी सारे जो पद हैं वो तो प्रशासनिक पद होते हैं, जैसे सीनियर कोर्ट असिस्टेंट होता है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट होता है, लाइब्रेरियन होता है, कोर्ट मार्शल होता है, प्रोग्रामर होता है। तो ये सारे पद बहुत सारे होते हैं और इन सब पदों पर आरक्षण की पहली बार लागू की गई है नीति। तो अब हम बात करते हैं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट कहां था और क्यों नहीं इसको लागू किया। तो देखिए, अब तक क्या स्थिति है, क्यों नहीं लागू हो सका, उसको भी समझिएगा। अब तक स्थिति यह थी कि सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को एक
संवैधानिक निकाय माना जाता है और यह संवैधानिक निकाय होने के कारण अपनी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अलग नियमों को बनाता रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लंबे समय से रिजर्वेशन इन जुडिशियल स्टाफ की नीति पर कोई भी स्पष्ट जानकारी हमें दी ही नहीं गई थी, क्योंकि यह नीति अभी तक नहीं बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जबकि जो निचली अदालतें हैं और जो कई हाई कोर्ट्स हैं, वहां पर प्रशासनिक कर्मचारियों के संबंध में आरक्षण लागू हो रहा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो अनुच्छेद 16 का 4 है, जो कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है, और यह आरक्षण की व्यवस्था सभी सरकारी नौकरियों में थी, लेकिन जो न्यायपालिका है वो परंपरागत रूप से इसको लागू ही नहीं कर रही थी। अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, उनके प्रशासन ने इसको लागू करने की मिसाल कायम की है, तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस आंतरिक नीति का महत्व क्या है। तो अगर हम आंतरिक नीति का महत्व को देखें तो आंतरिक नीति का महत्व यह है कि सबसे पहली चीज, जब आप लीडरशिप बाय एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जब आप अपने में सुधार कर रहे हैं तो बाकी लोग उसे देखकर सुधार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट उदाहरण के द्वारा नेतृत्व प्रस्तुत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उदाहरण के द्वारा नेतृत्व को प्रस्तुत कर रहा है, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल सेट कर रहा है। मतलब अपने कर्मचारियों पर जब वो आरक्षण लागू करेगा तो एक शक्तिशाली संदेश के रूप में पूरे देश में जाएगा कि देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने जब अपने यहाँ यह लागू किया है तो यह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन पूरे देश में एक अच्छे मैसेज की तरह जाएगा। दूसरा, अगर हम ये देखें तो इसके ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर 75 वर्षों तक आरक्षण नीतियों के बिना यह संचालित होता रहा है तो अब यह जो गैप है, जो आरक्षण का गैप रहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और जो असंगति दिखाई देती है उसको अब फुलफिल करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। प्रशासनिक प्रभाव पर अगर हम बात करें तो इसके प्रशासनिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रशासनिक पदों की एक बड़ी विस्तृत श्रृंखला होती है, ये पूरी श्रृंखला को प्रभावित करेगा। रजिस्ट्रारों से लेकर के न्यायालय सहायक जो होंगे वहां तक यह नीति सुनिश्चित करेगी कि न्यायालय में सभी स्तरों पर एससी और एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व व्यवस्थित रूप से बना रहे। अगर हम क्रियान्वयन की बात करें तो क्रियान्वयन में देखिए मॉडल आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, मॉडल आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। मॉडल आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है और रजिस्ट्रार को सुप्रनेट करके एक आंतरिक ईमेल नेटवर्क है, उस पर इसको अपडेट कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर किसी कर्मचारी को इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी या समस्या दिखाई देती है तो उसको कंप्लेंट करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाने को कहा गया है। तो इस प्रकार से एक पूरी प्रॉपर व्यवस्था दी गई है आंतरिक नीति में इस बदलाव की। अब हम देखते हैं कि इसका भारतीय न्यायपालिका के लिए व्यापक निहितार्थ क्या है, इस एक डिसीजन का व्यापक निहितार्थ क्या है। तो व्यापक निहितार्थ में सबसे पहले न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह निर्णय अपने उपदेशों को अभ्यास में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। आंतरिक सुधारों को लागू करके न्यायालय उन संवैधानिक मूल्यों के प्रति जवाबदेही प्रदर्शित करेगा जिनकी वो हमेशा से व्याख्या करता रहा है। इसके साथ साथ इसके राष्ट्रीय प्रभाव भी होंगे। राष्ट्रीय प्रभाव क्या होंगे कि जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय उदाहरण द्वारा नेतृत्व करता रहेगा, अन्य उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों सहित सभी न्यायिक संस्थानों में एससी एसटी समाज के प्रतिनिधित्व के संबंध में गंभीरता आएगी और वे प्रोत्साहित होंगे इस रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने में। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सामाजिक न्याय में प्रगति होगी, सामाजिक न्याय की व्यवस्था बेहतर होगी। यह नीति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो भारत में न्यायिक व्यवस्था है वह सभी नागरिकों के लिए एक्सेसिबल हो, विविधता का रिप्रेजेंटेशन हो और सभी नागरिक समुदायों को आरक्षण का लाभ मिले और वे न्यायिक व्यवस्था में, सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें। और यह साथ ही साथ संवैधानिक पूर्णता भी देने वाला निर्णय है। यह निर्णय एक ऐसे समाज के निर्माण के संवैधानिक दृष्टिकोण से मेल खा रहा है जहां अवसर की समानता केवल एक सिद्धांत नहीं होगी बल्कि शासन के सभी अंगों के भीतर एक जीवित वास्तविकता के तौर पर जानी जाएगी। तो आप इस तरीके से इसकी फ्रेमिंग करेंगे। और इसके बाद अगला जो पॉइंट हम देखना चाहेंगे, हाल ही में एससी और एसटी आरक्षण को लेकर के क्या क्या चीजें की गई हैं।
तो हाल ही में सबसे पहली चीज जो है उपवर्गीकरण किया गया है, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन है। वास्तव में 1 अगस्त 2024 को 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और यह निर्णय क्या कहता है कि जो एससी और एसटी हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके भीतर भी सब कैटेगरीज का कोटा बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो लोग, जो वर्ग अनुसूचित जातियों में फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अनुसूचित जातियों में कुछ लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया है, तो उनको अलग बनाइए, और जिन्होंने आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है उनको अलग करिए। ठीक है, तो इसके लिए डेटा कलेक्शन किया जाए और सूक्ष्म दृष्टिकोण से उसकी एनालिसिस की जाए। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में श्रेणियों में उपवर्गीकरण करने की संवैधानिक वैधता दी सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 के अपने डिसीजन में। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि यह जो अवधारणा है, ये जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है, ये कहां लागू हो रही थी, ये केवल ओबीसी के लिए थी। और अब इस डिसीजन के बाद क्रीमी लेयर की अवधारणा जो है वो एससी और एसटी में भी लागू होगी। जो लोग लगातार अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ लेते रहे हैं उनको और उससे वो आगे बढ़ गए हैं, उन्हें इस आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाएगा। और जिन समुदायों को अनुसूचित जातियों के ग्रुप में अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, उन जातियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट भी इस संदर्भ में दिया है और उन्होंने कहा कि यह हमारा लैंडमार्क डिसीजन है, इसको लागू किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी है। जब भी इस पर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में उसे संदर्भित करूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या चीजें और हैं जो, अच्छा ठीक है, टॉपिक तो खत्म हो गया, तो अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं, अगले मुद्दे पर चलते हैं। प्रश्न यह है, पहला प्रश्न, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए लागू की गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नीति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी लागू होती है। दूसरा, इस नीति के तहत अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा, यह आरक्षण केवल प्रत्यक्ष भर्ती में लागू होता है, पदोन्नति में नहीं। और चौथा, यह नीति जून 2025 में प्रभावी हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 3, 4 और केवल 2, 3, 4 आपको देखना है और बताना है कि इस प्रश्न में आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इसका उत्तर बताइएगा। दूसरा प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण के संदर्भ में उपवर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उपवर्गीकरण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। दूसरा, उपवर्गीकरण केवल अनुसूचित जाति में संभव है। तीसरा, राज्य अनुभवजन्य डेटा के आधार पर एससी एसटी में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा, उपवर्गीकरण केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जवाब सही है। और एक महत्वपूर्ण घोषणा भी, आपको इन दोनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। मैंने विभिन्न प्रकार के एंगल्स के साथ पूरे निर्णय की व्यापक समीक्षा आपके समक्ष पेश करी है। आप इसको नोट डाउन करिए, आपके लिए अच्छे शब्दों में आंसर राइटिंग में ये बहुत हेल्पफुल होगा। और आप प्रश्नों को देखेंगे, न्यायिक सुधारों पर प्रश्नों को देखेंगे और रिजर्वेशन पर प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट लगेगा। महत्वपूर्ण रूप से मुझे यह भी बताना है कि जो बच्चे अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान किस प्रकार से सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, या जो बच्चे अभी तक अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं और नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं, या जो ग्रेजुएशन में है वो लेटर ऑन देना चाहते हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 15 तारीख से हमारे यहाँ नया बैच दोनों तरह के बच्चों के लिए शुरू हो रहा है। यानी कि जो बच्चे 2026 में दे रहे हैं, 2027 में देंगे या 28 में देंगे, तो या 29 में देंगे, तो जो ये बच्चे हैं उन सारे बच्चों के लिए हमारे यहाँ 15 तारीख से अलग अलग बैचेस शुरू हो रहे हैं। वे सारे बच्चे अपनी तैयारी को एक सिस्टमेटिक तरीके से करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब न्यूज़ आती है तो बच्चा केवल न्यूज़ नोट करता है, आप कभी भी उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं करते। तो जो बच्चे अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं, अगर वो एनरोल होना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS
कि आप ऐप पर जा कर के वहाँ से अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। एक और इसमें जानकारी आपके लिए है कि जब भी कभी आप अपना एनरोलमेंट करें तो वहाँ पर एक कोड मांगता है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ तक पहुँच जाए और आपको कोई कोड यूज़ करना हो तो आपको पीके लाइव ये कोड इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा कोड है और इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद आपको हमेशा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर, चाहे वो ऑप्शनल का हो, जीएस का हो, जो भी कोर्स आप लेंगे उसमें मिलेगा। तो अब आप लोग विलंब नहीं करें, जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं वो इसको ज्वाइन कर लें और नया बैच शुरू हो रहा है तो उसके हिसाब से एनरोलमेंट करें। आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। अगर और फर्दर डिटेल्स चाहिए तो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ब्रोश्योर भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मैंने बताया उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।